नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल में बहुत स्वागत है आप सभी का। और बात करेंगे इस वक्त सबसे पहले ऐसी खबर की जिसके बाद देश में सियासत गर्म हो गई है। जी हां, 5 राज्यों में चुनाव, उसमें यूपी सबसे बड़ा सूबा, वहां सबसे ज्यादा गर्म है सियासत। और वहां कल जो हुआ उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। ओवैसी पर कल फायरिंग हुई उत्तर प्रदेश में, चुनाव प्रचार से जब वो लौट रहे थे, और उसके बाद देश की सियासत सरगर्म हो चुकी है। सबसे पहले वो खबर आपके सामने, ओवैसी पर हमले के बाद देश की सियासत सरगर्म हो गई। ओवैसी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस मुद्दे के पर मुलाकात की। ओवैसी को आज जेड सिक्योरिटी मिल गई है। हमले के बाद ओवैसी को सरकार ने जेड सिक्योरिटी दे दी। दोनों हमलावरों ने, जिनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में कहा कि वो ओवैसी से नफरत करते हैं। उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। आज हापुड़ कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कैसे 2 लोगों ने, शुभम और सचिन नाम के 2 लड़कों ने ओवैसी की कार पर छिजारसी टोल प्लाजा पर फायरिंग की थी। आइए बिग वॉल चलते हैं। जेड सिक्योरिटी जो मिली है यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को, वो क्या है, अब उनकी सुरक्षा कितनी टाइट होगी, किस तरीके से अब उनको सरकार ने एक बड़ी सुरक्षा दी है, समझिए। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में 22 जवान तैनात होते हैं और इस 22 जवानों में एनएसजी के 4-5 वैसे कमांडो होते हैं जो सबसे खतरनाक कॉम्बैट एजेंसी मानी जाती है इस देश की। मशीन गन से लैस कमांडो होते हैं ये, और इसमें एक एस्कॉर्ट कार शामिल होती है इनके काफिले में, जो इनको एस्कॉर्ट करेगी। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर इनको सुरक्षा देते हैं। और यह बताता है कि ओवैसी की सुरक्षा अब कितनी तगड़ी हो गई है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा इनके पास एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, इनके पास वाई कैटेगरी के है, इनके पास जेड है, इनके पास जेड प्लस है। तो ये क्या होता है ये समझिए। एक्स जो होती है वो सबसे बेसिक होती है। 2 पुलिसकर्मियों के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में शामिल होते हैं। उसके ऊपर की जो कैटेगरी होती है वो वाई होती है, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो जेड कैटेगरी, जो ओवैसी को दी गई है। इसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ एस्कॉर्ट कार भी चलती है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं, एनएसजी तक के जवान होते हैं। और उसके ऊपर आती है जेड प्लस, जिसमें आधुनिक हथियारों से लैस 35-36 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। और इसके ऊपर तो फिर आती है एसपीजी की सुरक्षा, जो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा यहां पर ओवैसी को दी गई है। यह बताता है कि कितना गंभीर मसला इसको केंद्र सरकार ने माना है। उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उसने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी एक नई बहस छेड़ दी कि आखिर कौन ओवैसी की जान लेना चाहता है। 2 खास मेहमान, रामकृपाल सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और राहुल देव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। रामकृपाल सर, आपसे शुरू करूंगा। ओवैसी पर कल जो फायरिंग हुई उसने कई तरह की चर्चा छेड़ दी। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि कहा यह जाता है, बीजेपी तो अक्सर ये कहती है कि हमने गुंडों को भगा दिया, गुंडों का पलायन कर दिया। और उनका एक ये तर्क भी है कि अभी तो चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन है। दूसरा, ओवैसी के ऊपर फायरिंग, क्या कोई पॉलिटिकल भी इसका इंपैक्ट होगा? सर, आपका कमेंट। देखिए, एक आपराधिक कृत्य है और जिस तरह से जो भी अपराध में इसमें शामिल है उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए और इसकी निंदा की जानी चाहिए सार्वजनिक रूप से। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इसको पॉलिटिकल दंड देना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए, ये समाज में पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ इस तरह सिरफिरे लोग, कुछ गुंडा माफिया हर समय रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक अपराध की घटना के रूप में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और इसका कोई ये पॉलिटिकल रंग देंगे, फिर दूसरे तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग, कुछ पार्टियां इसका फायदा उठाना चाहेंगी। मैं समझता हूँ इससे ये कोई देश हित में नहीं है और इसे किसी तरह का, इसे एक आपराधिक कृत्य है ये निश्चित रूप से। और इसको लॉ को, कानून व्यवस्था को अपना फर्म हैंड से इसको डील करना चाहिए। और जो भी अपराधी है वो अपराधी है, उसका कोई धर्म, मजहब, कोई जाति, किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त होना चाहिए। और इसको विशुद्ध रूप से एक अपराध मानकर, आपने जो बात कही रामकृपाल सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी, रामकृपाल सर, आपने जो बात कही वो आदर्श स्थिति है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अपराधी को किसी धर्म, जात, मजहब से नहीं जोड़े और ये क्रिमिनल एक्ट की तरह इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन राहुल सर, ऐसा हो नहीं रहा है। हर पार्टी अपने तरीके से इस घटना का विश्लेषण कर रही है। एक तरफ बीजेपी या दूसरी पार्टियां जो ओवैसी की विरोधी हैं, वो उनकी स्पीच, उनकी तकरीरों से इसको जोड़ रही हैं, क्योंकि उस अपराधी ने खुद कहा कि वो उनकी जो तकरीरें थी उनसे बहुत उसको गुस्सा आता था, वो बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा था और इसलिए उसने ऐसा किया। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि देखिए, यही लॉ एंड ऑर्डर है। आज तो एक उनके पार्टी के पैनलिस्ट आए, उन्होंने इसको बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता और गोडसेवादी मानसिकता से जोड़ दिया।
देखिए, ये तो उम्मीद करना इस माहौल में कि इसके राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाएंगे, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा और इसमें राजनीति नहीं की जाएगी, ये कुछ ज्यादती हो जाएगी आज के समय के साथ। जी। सतयुग में होता, शायद हम लोग होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो राजनीति तो होगी ही, तो इसको मान लेना चाहिए कि होगा। अब सवाल ये है कि जो कुशवाहा साहब ने आरोप लगाया है, उन्होंने 2 पार्टियों का भी नाम लेकर कहा है कि मुझे उन पर शक है, वो हो सकते हैं पीछे। मुझे लगता है ये वो भी ज्यादती कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी कायदे की बात यह है कि जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए और तय ना हो जाए कि क्या सचमुच कोई संगठित गिरोह या पार्टी या संगठन इसके पीछे था, तब तक किसी को भी इस तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। वो सहानुभूति का फायदा उठाना चाहते हैं, ये समझ में आ सकता है। दूसरी बात, कोई राजनीतिक दल इस चुनाव के माहौल में ऐसा हमला करवाने का ओवैसी पर या किसी और पर, प्रतिनिधि पर बिल्कुल सोचेगा नहीं, क्योंकि इससे कुल मिलाकर होगा क्या कि जिस पर हमला होता है उसको सहानुभूति का लाभ मिलता है, जी सर। उसका समर्थन बढ़ता है और उससे विरोधियों को उससे कोई फायदा नहीं होता। तीसरी चीज कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, यहाँ के वो स्थानीय निवासी नहीं है, तो इसमें किसी स्थानीय किस्म की आपसी रंजिश या दुश्मनी। लेकिन एक बात आपने अच्छी कही कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, जहां के वो रहने वाले हैं वहां माहौल काफी गर्म हो गया है। हैदराबाद में आज काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश से लेकर हैदराबाद तक। हाँ सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, हमारे कुछ साथी भी जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा। तो ये तो स्वाभाविक है, जहां के रहने वाले वहां पे तो माहौल गर्म होगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये संभावना नहीं है कि किसी ने यहाँ पर आपसी रंजिश या उनसे दुश्मनी की वजह से ये हमला किया हो। इसलिए मुझे ये बात समझ में थोड़ी आ रही है, अभी जब तक पूरी तथ्य सामने नहीं आते, कि ये जो लड़के कह रहे हैं, जो पूरा माहौल अभी हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा गर्म है पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में, उसका असर उनके दिमाग पर हुआ और उन्होंने उसको ओवैसी पर हमले करने का तय किया एक अपने स्तर पर। अब इसके पीछे कोई संगठन था कि चलिए, अब पुलिस की जांच में जो निकल कर आएगा उस पर हम देखेंगे पुलिस क्या कहती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है, कोई साजिश है या जितना अभी तक जो थ्योरी आई है सामने वही इसकी सच्चाई है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।